स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में अगर आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे मैंने लिखा है वाई जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज को हमें क्यों तैयार करना चाहिए, ठीक है। तो जनरल नॉलेज को तैयार करने का जो बेसिक मकसद है, जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो एक तो जनरल नॉलेज जो होता है वो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीन कि आपके टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप वो वन पेपर जनरल देने जा रहे हैं या फिर आप किसी लेक्चरर का या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का किसी भी पोस्ट का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे जीके बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। जनरल नॉलेज का आपके पास नॉलेज होगा तो आप टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे, चाहे उस टेस्ट में जीके जो है वो मेजर पोर्शन है या माइनर पोर्शन है। यानी कि जैसे हम लेक्चरशिप का टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे जीके का जो पोर्शन होता है वो 20 एमसीक्यूज का होता है, ठीक है। मीन के हम लोग मोस्टली जो है उसे इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि जस्ट 20 मार्क्स का है, 80 मार्क्स हमारे अपने सब्जेक्ट के हैं, तो हमें तो ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा जीके पे फोकस करना चाहिए। मोस्टली देखने में ये आया है कि वो स्टूडेंट्स जो मेरिट में हाई होते हैं उनका जीके मोस्टली स्ट्रांग होता है। अपना सब्जेक्ट तो होता ही है, जाहिर बात है, वो अपना सब्जेक्ट होता है तो उस पर तो ग्रिप होती है, लेकिन जीके उनका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो टेस्ट के लिहाज से जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसके अलावा इंटरव्यू में भी जीके से रिलेटेड बहुत कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंटरव्यू में हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जब हमारे पास नॉलेज ज़्यादा होता है तो हम किसी भी टॉपिक पे इजीली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट के लिहाज से, इंटरव्यू के लिहाज से और कॉन्फिडेंस के लिहाज से जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद जी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। सब्जेक्ट की हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। दोबारा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जीके में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जीके में ये तकरीबन 10 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं सारे, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताए थे। इंग्लिश, इंग्लिश के बाद जी आ जाता है हमारे पास, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, कंप्यूटर, जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पाकिस्तान जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज जिसमें हम बेसिक इस्लामिक स्टडीज को कवर करते हैं, उर्दू, मैथ्स एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये मेन जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। जस्ट अ मिनट में, अच्छा उसके बाद हाउ मच टाइम इज इनफ फॉर प्रिपरेशन। अच्छा, टाइम की जब हम बात करते हैं ना, तो टाइम के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये आप लोगों के खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं, ठीक है। अगर आप स्टडी को जो है वो अच्छा टाइम देते हैं, डेली बेसिस पे रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते हैं, तो फिर जो है आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत थोड़ा थोड़ा करते हैं कि नहीं मुझसे ज़्यादा कवर नहीं होता, तो फिर उस तरह जो है ना सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप डेली बेसिस पे एक रूटीन बनाते हैं, अपना एक जो भी आपको स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाता है उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, 100% जो है आप उसको लेके चलते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और एट द एंड जो है आप लोगों का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यूज की, डिफरेंट एमसीक्यूज बुक्स या वन लाइनर बुक को फिर आप फॉलो कर सकते हैं। पहले थॉरोली सिलेबस को कवर करें और उसके बाद जो है आप वन लाइनर बुक की तरफ जाएं। कभी भी आप पहले एमसीक्यूज या वन लाइनर बुक को ना पढ़ें, ठीक है। क्योंकि आपके पास नॉलेज होता है ना, तो तभी एमसीक्यूज पे उस नॉलेज को अप्लाई करके ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है और तभी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होते हैं, सारे फैक्ट्स वगैरह सब कुछ आपको याद होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट, तो स्केड्यूल में मैं आपको ये कहूँगी कि अब अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं तो आप जो है वो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। एक सिस्टमैटिक वे में जब आप चीज़ों को लेके चलते हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब बात आ जाती है सिस्टमैटिक अप्रोच की कि सिस्टमैटिक अप्रोच का क्या मतलब है। तो सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब ये है कि आप अपने नोट्स बनाएं, जो भी आपको टास्क दिया जाता है उसके आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ आप उन नोट्स को मेमोराइज करते रहें, टाइम टू टाइम जो है उनको रिवाइज करें और अपने जो है आपने उन उस नॉलेज को रिटेन करके रखना है लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा जी, ज़्यादा देर तक हम नॉलेज को किस तरह रिटेन कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक रिटेन करने के लिए आप लोगों को रिवीजन की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो चीज़ भी आप लोग पढ़ रहे होते हैं उसको बार-बार रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। पहले आप अपने नोट्स बनाएँ, फिर उन नोट्स को टाइम टू टाइम आप रिवाइज करते रहें, तो इस तरह से वो नोट्स आपको याद होते जाएँगे और फिर वीकेंड पे या जब कभी आप टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उससे पहले सारे नोट्स को लाज़मी रिवाइज करें, तो वो ज़्यादा देर तक अपने आपके माइंड में रिटेन हो जाएँगे। वो नॉलेज जो है वो बहुत जल्दी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है?
जी, अब मैं बात करूँगी कि जो मेरा सेशन है, जो मैं करवाने जा रही हूँ, इस सेशन का क्या स्केड्यूल होगा। तो अब आप लोगों के साथ प्रॉपर स्केड्यूल शेयर करना है, ठीक है? और यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग बात कर लें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे। अगर कुछ कहना चाहते हैं आप लोग, तो जल्दी से बोलें। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन, कुछ भी नहीं? जी, जी, मैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन भी करवा रही हूँ और केमिस्ट्री का हमारा जो पिछला सेशन चल रहा है ना अभी, उसमें हम लोगों ने फिज़िकल केमिस्ट्री को कवर कर लिया हुआ है। फिज़िकल केमिस्ट्री में हमने मैट्रिक्स से लेकर बीएससी तक फिज़िकल के सारे सिलेबस को अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है, हैंड रिटन नोट्स और साथ में वीडियो लेक्चर्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं और इसके अलावा अब इनऑर्गेनिक को कर रहे हैं। जी, केमिस्ट्री का एक सेशन तो चल रहा है और न्यू सेशन भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करना है, तो वो फिर आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जी राबिया, आप कौन से सेशन की बात कर रही हैं? केमिस्ट्री का या जीके का? जीके का इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हम 17 से या फिर मंडे से स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जी, अब स्केड्यूल की बात करते हैं और स्केड्यूल जो मैंने बनाया यहाँ पे जी हाफिज साहब आप कह रहे हैं कि जस्ट अ मिनट। मैम हमें केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर्स या नोट्स ही प्रोवाइड कर दें। अच्छा जी, वीडियो लेक्चर्स और नोट्स जो है ना वो आप लोगों को मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, लेकिन वो मेरा पेड सेशन है तो उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ज्वाइन करना होगा। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप में बता दूंगी। जी, जज़ाकल्लाह। आगे देखें जी, जीके का जो हमारा सेशन है, उसका सिलेबस कुछ इस तरह से होगा कि हम 2 सब्जेक्ट्स को एट अ टाइम लेके चलेंगे, इंशाल्लाह ताला। और 2 सब्जेक्ट्स जो स्टार्टिंग में हम लोग लेंगे ना, वो हमारे पास हैं जी जियोग्राफ़ी और मैथ्स, ठीक है? जियोग्राफ़ी और मैथ का फर्स्ट डे भी इन दोनों का लेक्चर होगा, देन सेकंड डे चलते-चलते तकरीबन ये इन 10 दिन में तो जियोग्राफ़ी और मैथ्स को ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और वहाँ पे अगर हम देखें अब जियोग्राफी के लेक्चर्स कुछ रह जाएँगे, लेकिन जहाँ पे बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते हैं 10 तक, ठीक है? मैथ्स के लेक्चर जो हैं वो 10 ही हैं। पिछली वीडियो में जो थे, वीडियो मीटिंग में जो भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे मैंने आप लोगों को कंटेंट्स भी बताए थे। तो मैथ्स के सारे कंटेंट्स जो हैं वो 10 लेक्चर्स में कवर हो जाएँगे इंशाल्लाह ताला और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारे पास जी 11th नंबर पे जियोग्राफी के अभी 2 लेक्चर्स रह गए हैं, तो जियोग्राफी के साथ हम लोग उर्दू को ऐड कर लेंगे, ठीक है? उर्दू के हमारे तकरीबन होंगे 3, 4 एंड 5 लेक्चर्स और जियोग्राफी का जब एंड होगा तो उसके साथ हम एवरीडे साइंस को ऐड कर लेंगे। एवरीडे साइंस के लेक्चर्स चलते रहेंगे इसी तरह और उर्दू के लेक्चर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे 15th डे तक, तो फिर हम उर्दू की जगह पे इंग्लिश को ले आएंगे, ठीक है? फिर इंग्लिश को लेके चलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ और यहाँ पे है 21 डे 21 होगा हमारे पास और 21 डे में भी एवरीडे साइंस और इंग्लिश 24th डे तक इंग्लिश और एवरीडे साइंस का सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा और देन इंशाल्लाह ताला हम बल्कि इंग्लिश का कवर नहीं होगा, एवरीडे साइंस का कवर हो जाएगा। इंग्लिश के साथ हम बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ को ऐड कर लेंगे और बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ को यहाँ से तकरीबन इसके लेक्चर्स जो हैं वो आगे चलते जाएँगे और आगे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ तक जाएँगे इसके लेक्चर्स। अच्छा जी, इंग्लिश खत्म हो जाएगी 28th डे तक, ठीक है? वहाँ पे हम इंग्लिश की जगह पे कंप्यूटर साइंस को ऐड करेंगे, यानी कि बेसिक कंप्यूटर को, ठीक है? बेसिक कंप्यूटर 28th डे से बेसिक कंप्यूटर ऐड कर लेंगे और उसके बाद इस्लामिक स्टडी के साथ-साथ कंप्यूटर चलता जाएगा और फिर आगे कंप्यूटर ने जहाँ पे कंप्लीट हो जाना है,
कंप्यूटर की जगह पे हम ले आएंगे पाक स्टडीज और हिस्ट्री को। ठीक है, पाक स्टडी और हिस्ट्री के लेक्चर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा नहीं है, इस्लामिक स्टडी के थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो थोड़े शॉर्ट लेक्चर्स बनाए थे शायद मैंने, लेकिन चलें इसको हम मज़ीद एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 40 तक, और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे 41 एंड 42 डे में भी इस्लामिक स्टडीज़ और साथ में पाक स्टडीज़ या हिस्ट्री के लेक्चर होंगे। तो इस तरह से ये हमारा स्केड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला 42 डेज़ में। और लेकिन ये 42 डेज़ जो है ना ये संडे के अलावा हैं, और हो सकता है हम लोग सैटरडे भी ऑफ कर दें। तो जो 2 दिन ऑफ होंगे ना उन 2 डेज़ में आप लोगों ने कवर करना होगा अपना पिछला सिलेबस। जो भी वीक में हम पढ़ेंगे उसको आप लोगों ने रिवाइज करना होगा, और इस तरह से जो है रिवीजन जब आप करेंगे तो आप उस नॉलेज को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकेंगे, और इंशाल्लाह ताला पेपर में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा था छोटा सा एक जो सिलेबस का स्केड्यूल था, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वर्ल्ड जियोग्राफी का भी बता दूं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम वर्ल्ड जियोग्राफी का भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं आप? चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला पीडीएफ जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। टेस्ट का भी इंशाल्लाह ताला कुछ करेंगे, टेस्ट भी होगा इंशाल्लाह ताला। और टेस्ट के मामले में बहुत सख्त हूँ, मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि टेस्ट के मामले में मैं कितनी सख्ती करती हूँ, और पढ़ाई के मामले में तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इस चीज़ से तंग भी आ जाते हैं। और मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैम हम कोई स्कूल में तो एडमिशन नहीं लेके बैठ गए कि आप जो है वो इतनी सख्ती करती हैं। तो आप लोग देख लेंगे फिर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं आप लोगों को आज कॉन्टिनेंट्स और साथ में जो है ओशंस बता देती हूँ, थोड़ा सा अर्थ की शेप के बारे में बता देती हूँ। अर्थ की शेप से तो आप लोग वाकिफ होंगे, जो अर्थ की शेप है वो कौन सी होती है? बेजवी शेप होती है, ठीक है। मीन के एक अंडे की तरह की शेप होती है कुछ इस तरह से। ये इसमें जो है ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसने बिल्कुल ही इसे सर्कल कर दिया है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, कुछ इस तरह की शेप होती है अर्थ की। और डायरेक्शन अगर आप फाइंड करना चाहें कि हम डायरेक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं, तो डायरेक्शन कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप इमेजिन करें कि आप जो है अर्थ के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे। और जब आप सेंटर में प्रेजेंट हैं तो आपका फेस जो है वो जिस साइड पे है वहां पे आप समझें कि आपके सामने जो है वो नॉर्थ साइड है, ठीक है। और आपकी बैक साइड पे है साउथ साइड, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने डायरेक्शन का ख्याल रखना है हमेशा। जहां भी आप एग्जाम सेंटर पे बैठे होंगे अपने सामने नॉर्थ साउथ को रखना है, और नॉर्थ साइड को रखना है, और अपने बैक साइड पे साउथ साइड को रखना है। और उसके बाद जो है ना आप WE लिखेंगे, मीन वी। और इस तरह से W जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, और E जो है वो आपके राइट साइड पे। तो इस तरह से आप लोगों को डायरेक्शंस का पता चल जाएगा। तो डायरेक्शंस का पता होना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो है ना तभी आप किसी भी जगह की लोकेशन बता सकते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि फ़लाँ कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सी साइड पे है, फ़लाँ कॉन्टिनेंट के या ओशन के, तो फिर आप जो है वो डायरेक्शन आपको निकालनी पड़ती है वहां से, ठीक है। इसके अलावा अर्थ की सरफेस के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस लगाई जाती हैं। कुछ लाइंस जो हैं वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल होती हैं और कुछ परपेंडिकुलर होती हैं। मीन हम यूं कह सकते हैं कि कुछ लाइंस जो होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती हैं और कुछ वाई एक्सिस पे होती हैं। तो एक्स एक्सिस पे जो लाइंस हैं जिनको हम लेटिव लाइंस कह सकते हैं, ठीक है, लेटिट्यूड्स कह सकते हैं। हाँ जी, नोट्स भी इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करूंगी। तो उनमें जो मेन एक लाइन है ना सेंटर में, उस लाइन को हम कहते हैं जी इक्वेटर, ठीक है। या इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। इक्वेटर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये कोई रियल लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि जमीन की सतह के ऊपर ड्रा की गई है।
और उसके बाद हम ये भी जानते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो अर्थ की सरफेस है ना, उसको टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, 7 कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। और कॉन्टिनेंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि अ लार्ज पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय वाटर, ठीक है, एक खुश्की का बहुत बड़ा किता जो कि हर तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो टोटल कितने हैं, 7 हैं। अब 7 कॉन्टिनेंट्स में आप लोगों को बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि कितने कॉन्टिनेंट्स में से इक्वेटर वाली लाइन पास करती है, या कितने कॉन्टिनेंट्स में से इक्वेटर पास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, साउथ साइड पे थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नेम है साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका में से इक्वेटर पास करता है। इससे थोड़ा सा ऊपर एक कॉन्टिनेंट है जो कि है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में से इक्वेटर पास नहीं करता, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सेंटर में आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका के लिए मैं जस्ट AF लिखूंगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से भी इक्वेटर पास करता है। अफ्रीका से ऊपर देखें तो यहाँ पे यूरोप आ जाता है, ठीक है, EU लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, यूरोप आ जाता है। और यूरोप के साथ ही कनेक्टेड है एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट आ जाता है। और एशिया कॉन्टिनेंट के एक कंट्री से ही इक्वेटर पास करता है। एशिया के लिए मैं यहाँ पे AS लिख रही हूँ, और ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसके लिए जस्ट मैंने ए लिख दिया है। और एंड पे नीचे की तरफ साउथ पोल जो है वहां पे एक कॉन्टिनेंट आ जाता है जिसका नाम है अंटार्कटिका। तो ये टोटल जो है वो आपके पास 7 कॉन्टिनेंट्स आ गए। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे। पहला कॉन्टिनेंट जो मैंने बताया आपको साउथ अमेरिका है, इसमें से इक्वेटर पास करता है, और याद रखिएगा कि साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज में से इक्वेटर पास करता है। फिर दूसरे नंबर पे मैंने नॉर्थ अमेरिका बताया, नॉर्थ अमेरिका में से इक्वेटर पास नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में से इक्वेटर पास नहीं करता। तो बहुत क्लियरली आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका, ये जो है वो टोटल 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें से इक्वेटर पास नहीं करता। और 4 कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिनमें से इक्वेटर पास करता है, यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें से इक्वेटर पास करता है। और साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज में से, अफ्रीका की 7 कंट्रीज में से, एशिया की 2 कंट्रीज में से, और ऑस्ट्रेलिया की 1 कंट्री में से जो है वो इक्वेटर पास करता है। तो ये कंट्रीज की तादाद भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यकीनन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। समझ आ गई है? चलें जी, आगे हम बात करते हैं अब नेक्स्ट। जस्ट अ मिनट। हाँ जी हमजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमजा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो चैट बॉक्स में बताएं। जी चलें, सही है। वैसे तो हम इतना ही करेंगे आज, इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला फिर आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट। अपनी सारी जो है ना डिटेल मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहें तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। दुआ में याद रखिए अपना, बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।